वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिर से जो आगे का रिमेन है सैम्पल पेपर 2 का साइंस का हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 बी से जो है ना वो रिमेन रह गया है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग फ्यूजेस that respectively rated at 1 ampere, 10 ampere and 5 ampere can be used in it। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका की पावर है 1 किलोवाट एंड उसको ऑपरेट किया जाता है 220 वोल्ट पे। तो इसमें से किस पावर का इसमें से किस रेटिंग का, किस रेट का कितने एम्पियर का, कहने का मतलब है स्टूडेंट कितने एम्पियर का फ्यूज को यूज करेंगे। देख लेते हैं कि कितना एम्पियर वो करंट को विड्रॉ करेगा, उससे थोड़ा सा अधिक है ना एम्पियर के फ्यूज का यूज करेंगे, है ना, ताकि फ्यूज का वायर ब्रेक ना करे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू देखते हैं क्या होगा। पावर का फॉर्मूला होता है जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाए, यानी मेंस का वोल्टेज भी आ जाए और करंट भी आ जाए। तो P is equals to V into I, देन I कितना हो गया P by V। तो देखते हैं कि आखिर वो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कितना एम्पियर करंट को विड्रॉ करता है सर्किट से। तो उतने ही उससे थोड़ा सा अधिक एम्पियर का फ्यूज का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 किलोवाट, इट मींस 1000 वाट एंड जो मेंस का वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट। इसको सॉल्व कर ले 1150 अप्रॉक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो कितना एम्पियर वो विड्रॉ कर रहा है 4.5 एम्पियर। तो आप खुद समझ जाओ कि कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर या 5 एम्पियर। तो ऑब्वियसली 5 एम्पियर। सो स्टूडेंट्स 5 एम्पियर फ्यूज कैन बी यूज्ड। सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है the figure below shows 3 cylindrical copper conductors along with their faces, areas and length. Compare the resistance and the resistivity of the 3 conductors. Justify your answer. फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जान रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस के कॉपर के वायर हैं। तो कॉपर का जब है यानी मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी तो सबका सेम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सॉल्यूशन रेजिस्टिविटी will be same for all copper conductor because रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सबका सेम होगा। रेजिस्टेंस चेक कर ले, रेजिस्टेंस देखिए इसमें यहां तक तो ये सबों को दिख रहा होगा। ओके, आगे हम लोग चेक कर लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट का। तो फर्स्ट जो सिलेंडर है ना, फर्स्ट जो सिलेंडर है ये सिलेंडर है ना, तो फर्स्ट जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है कॉपर वायर का वो कॉपर सिलेंडर का वो रो Cu है, या फिर हाँ ये भी कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई रो Cu। ठीक है, L अपॉन A। ये फर्स्ट सिलेंडर का रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड का इसी तरह से देख लेते हैं। तो सेकंड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 का देख लें। तो R2 का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/3 एंड रेजिस्टिविटी Cu। तो और इनटू L कितना है 3L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A/3, यानी R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा रो Cu और कितने हो गए 9L अपॉन A। ये हो गया सेकंड सिलेंडर का, ये हो गया फर्स्ट सिलेंडर का। तो डाउट नहीं,
थर्ड में देख लेते हैं, तो थर्ड का रेजिस्टेंस कितना होना है, तो थर्ड का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो सी यू, लेंथ हो गया l by 3 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 3a, यानी क्या हो जाएगा r3 जो हो गया वो हो गया रो सी यू l अपॉन 9a, ये हो गया थर्ड। पूछ रहा है कि कंपेयर करना है, कंपेयर करने का मतलब हो गया कि रेशियो निकाल लेते हैं r1 r2 r3। जब रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो निकलेगा, देख लीजिए रेशियो निकालेंगे तो यहाँ हो गया 1:1 क्या 9, ठीक है 1:9 और ठीक है इसको क्या हो गया 1/9, ये हो गया। यदि कंपेयर कर ले हम लोग इस तरह से कंपेयर करें r1 by r2 तो कितना हो जाता है, r1 by r2 कंपेयर करेंगे तो ये हो गया 1/9, ठीक है। एंड इसी तरह से r2 by r3 को कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, यानी कितना हो गया 18, तो ये 9 यानी 1/9, यानी इसका रेशियो कितना हो गया r2 by r3 is equal to 81। ये रिलेशन मतलब रेशियो इन द सेंस रेशियो में नहीं पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ये पूछा ये जा रहा है कि आप कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए r2 जो होगा इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ देखिए 9 मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है, और सबसे कम इसका रेजिस्टेंस होना है r3 का, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जब कंपेयरिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस किसका होगा r2 का, और उससे कम किसका होगा r1 का, और सबसे कम किसका होगा r3 का। कंपेयर करने की कुछ इस तरह से कह रहा है, ठीक है, ये कंपेयर कर लिया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, फॉलोइंग सर्किट को कंसीडर करना है एंड बताना है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर व्हेन K is closed, give reason to justify your answer। जिसमें एमीटर का रीडिंग बताना है, वोल्टमीटर का रीडिंग बताना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप डायग्राम जो है क्वेश्चन नंबर 12 का और का बना हुआ देख रहे हैं, ठीक है, तो डायग्राम पे आप फोकस कीजिए और बिल्कुल आसान है। इसमें जो थ्री रेजिस्टर्स हैं, ऑल थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका अलजेब्राइक सम हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं 12 और तो इसमें R टोटल कितना हो जाएगा 5 ओम प्लस 8 ओम, क्लियर है, प्लस 12 ओम, ओके। तो कितने हो गए 25 ओम, ये R टोटल हो गया। और इसी के बीच में स्टूडेंट एमीटर लगा हुआ है, तो आपको पता है कि सीरीज में जो कनेक्टेड रेजिस्टर्स होते हैं तो सारे रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट का फ्लो होता है, वहां पे करंट का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी एमीटर को फिट कर दिया जाएगा, वो टोटल आपको रीडिंग ही बताएगा जो टोटल होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V I V R टोटल, V कितना है भाई 6 वोल्ट है, R टोटल कितना आ गया 25 ओम, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया भाई, इसको सॉल्व करने का मतलब हो गया, अब ये मान लीजिए 6/25 एम्पियर, तो करंट का वैल्यू आ गया 6/25 एम्पियर, क्लियर है। और क्या है यहाँ पे जो वोल्टमीटर कनेक्टेड है वो 12 ओम रेजिस्टेंस शो करने वाले रेजिस्टर के ऊपर है, तो उसमें हम लोग वोल्टमीटर फाइंड करने बहुत आसान है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स, तो कितना हो जाएगा भाई, तो I टोटल इनटू R, यानी I कितना है 6/25, ठीक है, और R कितना हो गया 12, 72/25। देखिए कुछ कटेगा तो उसको काटकर ये इतना वोल्ट हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 25 × 50
एंड ठीक है 25 टू 50 और यहाँ पे डेसिमल कर लेंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। कितना आता है 72 को आप 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 टाइम्स में कितना हो गया 50 और ये 22 डेसिमल देंगे 0 25 8 जा 200 ठीक है। ये भी 2.88 इतना वोल्ट होगा इसके क्रॉस 12 वोल्ट रेजिस्टर्स के क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टुडे सोसाइटी। ऑब्वियसली है क्योंकि जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी हुई है तो जो वेस्टेज है बहुत ज़्यादा वेस्टेज का समझिए कि पाइल लग जाता है तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट उसकी कैसे होनी चाहिए ठीक है। उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसे हो तो वो जो है वो लिविंग क्रिएचर्स के लिए हार्मफुल ना बने ठीक है। तो ये सब कैसे होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टुडे सोसाइटी। द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज गेटिंग डबल डे बाय डे और दिन बाय दिन जो है वो आप जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है जनरेशन है वो बहुत दुगना होता चला जा रहा है। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली जैसे कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। मोreover the increase in waste is affecting the lives of many people और ऑब्वियस चीजें जो वेस्ट मटेरियल है कूड़ा कचरा गार्बेज ये सारी चीजें तो इसकी अधिक होने की वजह से जो लिविंग क्रिएचर्स है उनके सर्वाइवल पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल्स। देखिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया बायो मतलब हो गया लाइफ यानी वैसा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिनको कि लिविंग क्रिएचर्स यानी माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करें ठीक है। माइक्रोब्स उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर अनहार्मफुल ठीक है सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें ठीक है जिससे कि वो वापस नेचर में जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो वापस नेचर के पास चला जाए ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किचन वेस्ट है पील्स ऑफ बनाना ये सब चीजें हैं तो इस पे माइक्रोब्स जो है एक्ट करेगा और माइक्रोब्स एक्ट करने के बाद क्या करेगा इनको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस हैं जिनको कि दूसरे लिविंग क्रिएचर्स उन पे एक्ट करते हैं उन पे एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं केमिकल का रिलीज करते हैं और उनको नेचर से क्या करते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं बाय सिंप्लीफाइंग देम उनको सिंप्लीफाई करके ठीक है। तो ऐसे जैसे किचन वेस्ट वगैरह हो गया ये सारे आपको बायोडिग्रेडेबल हो गया ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या हो गया तो जैसे कि डीडीटी जिसको मैं आपको बताया था कि बायोमैग्निफिकेशन में डीडीटी एक तरह का केमिकल होता है और मैंने इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया था कि आखिर डीडीटी होता क्या है और इसका कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करता है लिविंग क्रिएचर्स में। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ठीक है। इसके साथ प्लास्टिक वगैरह देख लीजिए तो प्लास्टिक वगैरह क्या है ना इस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंजाइम इस पे वर्क ही नहीं करेगा। तो ऐसे प्लास्टिक हो गया डीडीटी वगैरह जैसे सब्सटेंस हो गए केमिकल सब्सटेंस तो इनको सिंप्लीफाई करना हार्मलेस सब्सटेंस में संभव नहीं है लिविंग क्रिएचर्स के द्वारा जैसे डिकम्पोजर्स के द्वारा। डिकम्पोजर्स कहते किसे हैं जैसे फंजाई हो गया बैक्टीरिया हो गया तो ये सारी चीज हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एग्जांपल मैं आपको दे दिया। सेकंड इसमें भी क्वेश्चन लिस्ट 2 चेंजेस इन हैबिट दैट पीपल मस्ट अडॉप्ट टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ऐसे चेंजेस को बताएं जो कि ह्यूमन बीइंग्स उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करें उसको स्वीकारे जिससे कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे प्लास्टिक हो गया डीडीटी हो गया तो इसका कंसंट्रेशन इसका अमाउंट जो है वो नेचर में इंक्रीज डे बाय डे ना हो है ना और इससे नेचर जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड भी ना हो। तो क्या करना होगा तो एक चीज याद रखिए रीयूज मतलब सपोज कीजिए कि प्लास्टिक का कोई बाल्टी है हमारे पास बकेट है तो ऐसा नहीं कि थोड़ा पुराना दिखने लगा तो उसको फेंक दें फेंक के कहाँ फेंकेंगे उसको फिर तो वो नेचर में ही पड़ा रहेगा। आपको पता है कि प्लास्टिक यानी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड डिकम्पोज होगा नहीं
फिर उसका पाइप बनता जाएगा। यदि जला दीजिएगा तो फिर उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत सारे डिजीज कॉज करेंगे, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लिविंग क्रिएचर्स में। ठीक है, तो कोशिश करें कि उनका रीयूज कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा टूट गया उसको फेंक दिए, मतलब उसको कोई दूसरा उसका अल्टरनेटिव वगैरह बना के उसका यूज करें। रिड्यूस, अपनी जरूरतों को थोड़ा कम करें। ठीक है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, और जो चीज रिसाइकल हो सके ना उसकी कोशिश करें कि उसकी रिसाइकलिंग करके हम लोग उसका मतलब उसकी प्रोडक्शन के रेट को कम कर दें। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, तो ये सारे स्टेप को फॉलो करके हम लोग कहीं ना कहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे हार्मफुल केमिकल जिसका नेचर से एग्जॉस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उनकी कंसंट्रेशन को, उनके प्रोडक्शन को कम करके हम नेचर को एडवर्सली अफेक्ट होने से बचा सकते हैं। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 14, a blue color flower plant denoted by capital B is cross breed with depth of white color flower plant denoted by small b। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 को जरा डिस्कस कर रहे हैं, बहुत आसान है। 14 और 15 दो क्वेश्चन हमारे लिए लास्ट रहेगा इस सैंपल पेपर का, इसको हम डिस्कस करके क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स, डीडीटी का फुल फॉर्म फिर से जान लीजिएगा, मैं बहुत बार बताया हुआ वीडियो में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ए। तो 14 में कह रहा है कि एक जो है बीबी यानी होमोजाइगस पी प्लांट है, ठीक है, और ये ब्लू कलर का है। तो देखने ही से लग रहा है, इसके एलिमेंट को देखकर ही हम लोग समझ गए कि ये प्योर ब्लू वाला है, और इसको क्रॉस करवाया गया प्योर व्हाइट फ्लावर के प्लांट से। ठीक है, तो कह रहा है स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर एफ1 जनरेशन। तो देखिए, मैं बार-बार बता रहा हूं कि जब भी इस तरह का क्रॉस का क्वेश्चन रहे तो आपको समझ के लेना है। भले देखिए, समझना ये कि पाइसन सैटिकम प्लांट में ब्लू कलर का फ्लावर तो होता नहीं है, लेकिन जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा हेरिडिटी में तो आपको बिल्कुल बेस बनाना है पाइसन सैटिकम प्लांट पे, जो एक्सपेरिमेंट मेंडल सर ने कंडक्ट किया था उसी के आधार पे आपको आंसर करना है। अब ए में पूछ रहा है कि कौन सा F1 जनरेशन में कौन किस कलर के फ्लावर वाले प्लांट दिखेंगे, तो आपको यही मान के चलना है कि ये जो ब्लू वाला है ना, क्योंकि कैपिटल बी है, जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है एक आंसर क्या होगा कि all plants are यानी all offsprings are heterozygous। कैसे होंगे heterozygous? ब्लू होंगे। हेटेरोजाइगस क्या होंगे? हेटेरोजाइगस ब्लू होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बी, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में व्हाइट फ्लावर की परसेंटेज कितनी होगी? तो व्हाइट फ्लावर की परसेंटेज आपको पता है कि F2 जनरेशन में जो ब्लू इज टू व्हाइट का जो रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो, वो होता है 3:1। तो व्हाइट फ्लावर का परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर 25%। ठीक है, इफ फ्लावर ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, सही बात है, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप बीबी। अब इसमें कह रहा है कि इसमें हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये होता है 1:2 क्या होता है 1। तो कह रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो क्या होगा, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो होगा 1:2। देखिए बहुत आसान है, ये होता है, क्या होता है ये कैपिटल बी होता है। ठीक है, ये हो गया कैपिटल बी का, ये होगा कैपिटल बी स्मॉल बी का, और ये होगा स्मॉल बी। यही होता है, रेशियो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट which are not found in F1 generation। तो F1 जनरेशन में किस टाइप के प्लांट जो है वो नहीं पाए जाएंगे, किस कलर के? ऑब्वियस है व्हाइट कलर के नहीं पाए जाएंगे F1 जनरेशन में। ठीक है, क्योंकि व्हाइट जो है रिसेसिव है, तो रिसेसिव अपने आप को F2 जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर पाएगा, बट रीअपीयर्ड इन F2 जनरेशन। ऑब्वियसली बात है, दिस बिकॉज़ जो व्हाइट है वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, और रिसेसिव जो ट्रेट होते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, रिसेसिव एलील जो होते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के प्रेजेंस में
खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। बट डोमिनेंट जो एलील होंगे वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और में है हाउ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सेम है, डोमिनेंट जो ट्रेट होंगे will express itself in the presence of contrasting pair। contrasting pair में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, उसको डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। contrasting pair of एलील you can say and recessive trait कहेंगे जो कि contrasting pair of एलील में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको recessive trait कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 संजना placed a current carrying long wire। ये बहुत आसान है क्वेश्चन, आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन पार्ट को स्टडी कर लीजिए एक बार, मैं खास इसका सॉल्यूशन बता दूं। संजना जो है वो एक वायर को ट्रेस की, ठीक है, और उस वायर में उन्होंने दो पॉइंट कर रखा, जैसे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन ये है कुछ इस तरह से, और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है वायर P एंड Q, इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ठीक है, जो भी है इस प्लेन का अपवर्ड कहेंगे। और एक यहाँ पे जो है R पॉइंट है और यहाँ पे क्या है S पॉइंट है, R1 एंड R2। क्वेश्चन नंबर क्या है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो फ्रेंड जब भी कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाननी होती है तो आपको क्या करना होगा, मैंने क्या बताया कि आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करें। राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को पकड़ें, होल्ड करें और करंट का डायरेक्शन जिधर होगा उधर आप थंब के डायरेक्शन पर रखें। तो जब करंट जो है ऐसे होल्ड कीजिए तो ऊपर की तरफ है, जब आप फिंगर की फोल्डिंग होगी ये हो रही है किधर ऊपर, ये हो रही है किधर एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। यानी ये जो वायर है जिसपे संजना एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड given R1 and R2 where will be the strength of magnetic field will be larger, give reason। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा घटेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पे होना है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड the strength of magnetic field at point S is maximum than magnetic field at point R। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी मैं आपको बताया हुआ हूं टेस्ला, इसको कैपिटल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थर्ड जानना है इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज्ड। ऑब्वियस चीज है भाई, इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें पोलैरिटी कैसा था, इधर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल था, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, कुछ इस तरह से होगा, है ना। तभी करंट जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड आ जाएगा, तो बस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यदि करंट का डायरेक्शन क्या आ गया डाउनवर्ड, रिवर्स करने का मतलब क्योंकि अभी Q2 अभी जो करंट का डायरेक्शन किधर था Q2 P, और क्वेश्चन में क्या है कि कैसा हो जाए P2 Q हो जाए, तो कुछ नहीं है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कि अभी एंटी क्लॉकवाइज था तो उस समय क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, बस यही प्रभाव पड़ेगा। इसमें और दो क्वेश्चन देख ले। एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। इसमें से कौन सा रूल है जिसका आप यूज करेंगे, ठीक है, जिसका आप यूज करने जा रहे हैं, और का सॉल्यूशन। तो एक है आपका राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, एंड इसी को कहते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। यानी ये दो रूल ऐसा है जिसकी हेल्प से
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, पोलैरिटी को फाइंड किया जा सकता है। इसके द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें राइट हैंड का रूल बहुत आसान है। ये कहता है कि जब when we hold a current carrying conductor in right hand and orient thumb in the direction of current, then the folding of wrist fingers or wrapping of wrist fingers indicates the direction of magnetic field or polarity of magnetic field। ठीक है, तो ये है मैक्सवेल स्क्रू रूल भी यही कहता है कि भाई स्क्रू ड्राइवर को आप जो रोटेट करेंगे तो उस समय स्क्रू का मूवमेंट देख लीजिए। स्क्रू का मूवमेंट यदि अपवर्ड होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, तो उस समय आप देखिए जैसे कि आप उसको अंदर की तरफ कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ यदि होगा, ठीक है, बातों को समझेंगे। एक हो गया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जब होगा तो उस समय आप स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे, और ऊपर की तरफ होगा तो इसका मतलब आप उस समय स्क्रू ड्राइवर को क्या कर रहे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, यही है मैक्सवेल स्क्रू रूल, यानी जब स्क्रू अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग प्लेन पे रखेंगे तो डाउनवर्ड ही कर देगा ना, इसकी वजह से डाउनवर्ड ही रहेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो उस समय स्क्रू ड्राइवर को कैसे रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी सेम है, जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा? क्लॉकवाइज, और जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी मैक्सवेल में वही, जब स्क्रू जो है नीचे मूव करेगा तो उस समय हम लोग स्क्रू ड्राइवर को कैसे? क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और जब स्क्रू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उस समय हम लोग एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू ड्राइवर को रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका सैंपल पेपर 2 भी फिनिश हो गया। आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर स्टडी करें, और फिर मैं अगले वीडियो में सैंपल पेपर 3 के साथ आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक यू।